हेलो 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 हेलो। Good morning to all of you. हम लोगों ने कल फिजियोग्राफिक रीज़न को कंक्लूड किया और ऐसे तो मेरे लेक्चर प्लान के अकॉर्डिंग ड्रेनेज पैटर्न होना है, होगा भी ड्रेनेज सिस्टम। लेकिन उससे पहले मैंने एक टॉपिक आपसे डिस्कस किया, टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, एटलीस्ट सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और बीपीएससी हर 2-3 साल पे टेरिटोरियल सी से क्वेश्चन पूछती रही है। 2 साल पहले पूछा था बीपीएससी ने, 2 या 3 साल पहले क्या पूछा था वो डिस्कस कर लेंगे। क्या होता है टेरिटोरियल से, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब हम लोग समझते हैं। इम्पॉर्टेंट है, जैसे ही आप इस चीज़ को समझेंगे आपको लगेगा कि हाँ ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। टेरिटोरियल से बहुत छोटा टॉपिक है, मुझे लगता है 15 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग ड्रेनेज सिस्टम करेंगे, तो आप लोग ज़रा लिख लेंगे टेरिटोरियल सी। आप देख रहे हैं हमारे वर्ल्ड में अराउंड 200 कंट्रीज़ हैं, मोर देन 195 कंट्रीज़। और आप देख सकते हैं कि पूरे एंटायर वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका कोस्टल लाइन है। बहुत ही कम ऐसे कंट्री हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, कॉन्टिनेंट के बीच में हैं। जैसे यहाँ ये बीच में कुछ देश हैं जिनका कोस्टल लाइन नहीं है। यहाँ पे भी कुछ कंट्री हैं यूरोप में जिनका कोस्टल लाइन नहीं है। एशिया में कुछ कंट्रीज़ यहाँ हैं जिनका कोस्टल लाइन नहीं है। लेकिन फिर मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ हैव देयर कोस्टल लाइन। उनके या तो ईदर साइड, दोनों साइड पे सी है या कम से कम एक साइड पे सी है। तो सबसे पहले ये एक डिफ़िकल्टी आती थी कि ऐसे कंट्री जिनका अपना कोस्टल लाइन है, आखिर ओशन में कितने दूर तक उस कोस्टल लाइन वाले कंट्री का राइट होगा उसके रिसोर्सेज पर, ओशन के रिसोर्सेज पर। जितने भी प्रकार के ओशन में रिसोर्सेज हैं, आखिर एक जो कोस्टल लाइन वाला कंट्री कितने दूर तक के ओशन बॉडी तक के एरिया पर अपने राइट्स, अपने प्रिविलेजेस, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लेम कर सकता है। इसको लेकर पहले कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, आर्बिट्रेरी था, है ना। शुरू में यूएस से
क्या करता था कि अपने सी शोर पे वो कैनन लाइट तोप, हल्के तोप टैंक लेकर आता था और उससे गोले दागता था, छोटे स्मॉल कैनन्स लेकर आता था और गोले दागता था, फायर। और वो बोलता था कि जितने दूर तक समुद्र में मेरा गोला गिरा उतना तक का समुद्र मेरा, उसकी सारे रिसोर्सेज मेरे। तो छोटा वो कैनन लेकर आता था, छोटा तोप लेकर आता था, तो अराउंड 3 नॉटिकल माइल तक। अब 1 नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होता है, तो 3 नॉटिकल माइल मोर देन 5 किलोमीटर हो गया। तो कहता था कि भाई वो समुद्र में दोनों ओर 5 किलोमीटर तक का जितना रिसोर्स है सब मेरा, उसमें किसी को एंटर भी नहीं करने देंगे। और सारा मतलब एक जो सोवेरिन जो होता है, सोवेरेनिटी होती है, वो पूरा उस पर मेरा, जैसे कि मेन लैंड पे मेरे जो राइट्स हैं वो वहाँ तक मेरे राइट्स होंगे, उसी तरीके के। बहुत सारी कंट्रीज़ अमेरिका के इस फिलॉसफी को, इस रूल को फॉलो करती थी। लेकिन इसमें क्या होता था, बड़ा डिस्प्यूट होता था कंट्रीज़ के बीच में। किसी का फिशरमैन कहीं घुस जाता था, किसी का फिशर को पता ही नहीं चलता था कि वो किसके टेरिटोरियल सी में चला गया है, और अरेस्ट कर लिया जाता था। और भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते थे कार्गो शिपिंग को लेकर। इसीलिए इस डिस्प्यूट को दूर करने के लिए हमारे यूनाइटेड नेशंस ने एक इनिशिएटिव लिया और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, और वो तारीख थी 10 दिसंबर 1982, 10 दिसंबर 1982। और उस दिन जो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में, उसको शॉर्टकट में लोग अनक्लॉस बोलते हैं। बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स हैं CDS UPSC जो लेती है, उसमें पूछा हुआ अनक्लॉस क्या है। तो अनक्लॉस जो है ना, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए अनक्लॉस बोलते हैं शॉर्टकट में। इसका फुल फॉर्म हुआ यूनाइटेड नेशंस, आप लिख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये इसका फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। यानी कि समुद्र में कितने दूर तक किसी कोस्टल कंट्री का राइट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके रिसोर्सेज पर, उसके लिए लॉ बनाया गया, कानून बनाया गया। और जिन्होंने भी, जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज थे, उन पर ये अबाइड होता था, उनको मानना होता था इसके लॉज को। तो ये जो कन्वेंशन हुआ वो किस तारीख को हुआ? ये कन्वेंशन ऑर्गेनाइज हुआ 10 दिसंबर 1982 को ये ऑर्गेनाइज हुआ। ये कन्वेंशन अनक्लॉस किस दिन ऑर्गेनाइज हुआ? 10 दिसंबर 1982। लेकिन अब इसमें कुछ और 2-3 बातें आपको जानना चाहिए। ये ऑर्गेनाइज तो हुआ 10 दिसंबर 1982 को, बट इट केम इनटू फोर्स, है ना, यहाँ फिर लिखेंगे केम इनटू फोर्स। ये लागू कब हुआ? ये एक अलग डेट है, और वो है 16 नवंबर 1994। और ये पूरी दुनिया पर जिन जिन कंट्रीज ने इस पर साइन कर दिया था, उन पर ये लागू होता है 16 नवंबर 1994 को। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कब साइन किया इस पर, और जब साइन करेगा उसी ईयर से हमारे पर भी अबाइड होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडिया अडॉप्टेड, है ना, आप कह सकते हैं इंडिया साइन भी लिख सकते हैं या अडॉप्टेड भी लिख सकते हैं इस रूल को इन 1995, और तब से ये कानून हमारे ऊपर भी लागू। ये इतने सारे डेट्स बताने का कारण ये है कि पीटी में क्वेश्चन आ सकता है ना कि अनक्लॉज से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, उन पर आप
ध्यान दें कौन सही है कौन सा गलत, और लिख दे कि UNCLOS was organized on 10 December 1982 and on that very day it became into force. Wrong. ये आया उस दिन लेकिन came into force on 16 November 1994 and India signed in 1995. तो हमारे यहाँ ये लागू होता है 1995 से। अब देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब मैंने बताया कि दुनिया के कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनका कोस्टल लाइन है, कितने दूर तक के ओशन बॉडी पर उनका राइट होगा, और राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलती जाएगी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, ताकि किसी भी कंट्रीज़ के बीच कार्गो शिपिंग या फिशरमैन लेकर या और भी कोई उसका सबमरीन ना हमारे कंट्री के सीशोर से गुजर जाए, वॉरशिप ना गुजर जाए जो हमारे पीस एंड हारमनी को डिस्टर्ब कर दे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्टर्ब कर दे। इसीलिए किसी कंट्री के बीच डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए समुद्र के लिए कानून बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। लेकिन आप देख रहे हैं कि किसी भी कंट्री का जो कोस्टल लाइन वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। देखिए ऑस्ट्रेलिया ही देखिए, तो ऑस्ट्रेलिया कितना कटा फटा है, फ्रैगमेंटेड है, इस तरह से, ये इस तरह से ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। इवन आप नॉर्थ अमेरिका का यूएसए का ही देखिए, कितना ये कटा फटा इस तरीके से, इस तरह। इवन कनाडा में तो यहाँ बहुत जिग जैग है। तो किसी भी कंट्री के लिए एक इक्वल डिस्टेंस तब हो पाएगा जब उनका कोस्टल लाइन स्ट्रेट हो। इसके लिए एक प्रोविज़न आया बेस लाइन का, कि हर कंट्री जो एक कोस्टल कंट्री है या जिसका कोस्टल लाइन है, पहले वो अपने कोस्ट को एक स्ट्रेट लाइन में लेकर आएगा, एंड दैट लाइन विल बी कॉल्ड द बेस लाइन, और उसको एक और नाम दिया गया लो वाटर लाइन। और ये बेस लाइन कौन डिसाइड करेगा? वो वही कंट्री करेगा, उस कंट्री की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे अब हम लोग इंडिया में आते हैं इस वाले मैप में, कि अब वो अगर इंडिया के लिए मैं बता रहा हूँ तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए भी वही चीज़ है। अब देखिए इंडिया का कितना कोस्टल लाइन कटा फटा है। क्यों कटा फटा? किसी भी कंट्री का कोस्टल लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता एकदम? क्योंकि ये ओशन वेव से एरोजन तो होता रहेगा ना। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डिसाइड किया कि हम हर 10 ईयर, एवरी 10 ईयर पे अपने कोस्टल लेंथ को मापेंगे, मेज़र करेंगे। पहले ऐसा प्रोविज़न नहीं था। इसीलिए देखिए अभी हमारा कोस्ट लाइन कितना बढ़ गया है। अब 10 साल बाद फिर कुछ उसमें लॉस या इंक्रीज हो सकता है। तो अब देखिए हमारा जो ये लाइन है, पहले जो हमारा रियल कोस्टल लाइन है, ये देखिए इस तरीके से इस तरह से हमारा ये जो नेचुरल कोस्टल लाइन है वो है। अब बेस लाइन कैसे ड्रॉ होगा? तो इसको हम लोगों को बस एक स्ट्रेट लाइन में लेकर आना है इस तरीके से। ये है हमारा बेस लाइन। अब किसी भी कंट्री का बेस लाइन ऐसे ही ड्रॉ होगा ताकि एक स्ट्रेट लाइन आ जाए, ठीक है ना। तो ब्लैक कलर से हमने क्या डिनोट किया? बेस लाइन, या इसको एक और वर्ड यूज़ किया हुआ, लो वाटर लाइन। लो वाटर लाइन इसको कहते हैं बेस लाइन। अब देखिए ये डिसाइड हुआ। अब देखिए इसमें ये तो पानी इसमें है ना, तो जो वाटर बॉडी किसी भी कंट्री के मेन लैंड और बेस लाइन के बीच में है, ये हमारा मेन लैंड है, मेन लैंड का कोस्टल लाइन, और ये बेस लाइन के बीच में जो पानी है समुद्र का, इस पानी को कहा गया इंटरनल वाटर। और इस इंटरनल वाटर का पर्पस होता है बेसिकली कोस्टल शिपिंग के लिए। हमारे तटों पे जो छोटे छोटे जहाज़ चलते हैं, कोस्टल शिपिंग इसमें यूज़ होता है, फिशिंग भी होता है। लेकिन इस वाटर को क्या बोलेंगे? इंटरनल वाटर बोलेंगे।
तो ये जो है ना, ये है इंटरनल वाटर। ठीक है, इसके बाद बताया गया, इस यूएन क्लॉज में डिफाइन किया गया कि बेस लाइन से समुद्र में 12 नॉटिकल माइल तक, बोथ साइड जिधर भी कोस्टल लाइन है, फ्रॉम द बेस लाइन टू अप टू द 12 नॉटिकल माइल टुवर्ड्स द ओशन, इस रीजन को कहा जाएगा टेरिटोरियल सी। और यही क्वेश्चन बीपीएससी हर 2 साल पे पूछती है कि टेरिटोरियल सी कितनी दूरी तक होता है, 12 नॉटिकल माइल। अब देखिए 1 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल मीन्स 1.852 किलोमीटर, और अगर इसको माइल में करते हैं, सड़क वाला जो माइल है, तो 1.15 माइल, इसीलिए नॉटिकल माइल बड़ा होता है। तो बोला गया, बताया गया कि ये बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का, अब ये बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक के रीजन को कहा गया, फ्रॉम बेस लाइन अप टू 12 नॉटिकल माइल, इसको कहा गया टेरिटोरियल सी। इस अनक्लॉज में ये डिफाइन किया गया और बताया गया कि इस टेरिटोरियल सी में अप टू 12 नॉटिकल माइल, अगर किलोमीटर में करेंगे अराउंड 22 किलोमीटर होता है। इसको 12 से इंटू कर देंगे तो 22 किलोमीटर। तो ये डिफाइंड हुआ कि इस 12 नॉटिकल माइल में जो कोस्टल लाइन वाली, तो ये जो 12 नॉटिकल माइल तक का जो रीजन है, इसमें किसी भी कंट्री को वही सारे राइट्स दिए जाएंगे जो राइट उसके अपने मेन लैंड पर है, सारे राइट्स। अब इस 12 नॉटिकल माइल तक कैसा, 12 नॉटिकल माइल तक राइट्स समुद्र के अपर वाटर में, ओशन के बिनेथ, उसके जो सी सरफेस है उस पर, जो सब सॉइल है उस पर, और 12 नॉटिकल माइल तक समुद्र के ऊपर आकाश में भी। यहां से 12 नॉटिकल माइल तक समुद्र, जहां तक 12 नॉटिकल माइल समुद्र में, उसके ऊपर उतनी दूरी तक आकाश में भी, स्काई में भी उस कंट्री का पूरा राइट होगा जैसा उसका मेन लैंड पर है। ये बताया गया टेरिटोरियल सी। और अप टू 12 नॉटिकल माइल जितने भी ओशन के रिसोर्सेज हैं, सब पर उसी कंट्री का सोलली राइट होगा, और बिना प्रायर परमिशन के किसी भी कंट्री का वॉरशिप, किसी भी कंट्री का शिप, वेसल इसमें एंटर नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक सब क्लॉज है, और एक सब क्लॉज होता है इनोसेंट पैसेज का। इनोसेंट पैसेज, अब इनोसेंट का तो मतलब हुआ कि निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है। तो बताया गया कि इस टेरिटोरियल सी में इनोसेंट पैसेज को जो है अलाउ है, उसको अब आना, एंट्री है उसकी। तो क्या है इनोसेंट पैसेज? अगर किसी कंट्री, अगर इंडिया हम मान लें, अगर हमें लगता है कि अगर किसी कंट्री का वॉरशिप या सबमरीन हमारे टेरिटोरियल सी में आता है और उसके आने से हमारे इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हमारे पीस हार्मनी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, देन वी विल अलाउ दैट वॉरशिप और सबमरीन ओनली। अगर मुझे लगता है कि नहीं ये हमारे इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्टर्ब करेगा, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इशू ए सर्कुलर दैट वी विल नॉट अलाउ एनी वॉरशिप और शिप और सबमरीन इन आवर टेरिटोरियल सी, और उसको गैजेटियर में पब्लिश कराएगा, कोई कंट्री इसमें आ नहीं पाएगा। लेकिन जनरली इनोसेंट पैसेज को अलाउ करते हैं क्योंकि उससे हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, बट वी हैव द राइट टू बैन द एंट्री। जनरली नहीं करते, लेकिन इसमें कंडीशन है कि जो वॉरशिप इसमें आएगा प्रायर इंफॉर्मेशन हमें देगा, हमसे प्रायर जो है वो रिक्वेस्ट करेगा
कि वी वांट टू यूज योर टेरिटोरियल सी फॉर द पैसेज ऑफ आवर वॉरशिप और द सबमरीन, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको अपने वॉरशिप पर अपने कंट्री का झंडा, फ्लैग दिखाना पड़ेगा। और दूसरा क्लॉज है कि अगर आपका कोई सबमरीन जा रहा है, तो सबमरीन तो आप जानते हैं पनडुब्बी पानी के नीचे नीचे चलते हैं सब, तो जब आप मेरे टेरिटोरियल सी में आएंगे तो आपके सबमरीन को ऊपर आना पड़ेगा, आप नीचे नीचे नहीं जा सकते, और अपने कंट्री का फ्लैग उस पर लगाना पड़ेगा। then and then only you will be allowed to enter any country's territorial sea, otherwise not। इसीलिए देखिए अभी ईरान ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरोगे मार देंगे, लेकिन कल इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से जो बात हुई उसमें कहा कि नहीं, वी विल अलाउ इंडियन वेसल। वो जानेगा कैसे? क्योंकि उस पर झंडा होगा इंडिया का, है ना। ये है, इसीलिए जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कल पढ़ाया था तो मैं सोच रहा था कि पहले मैं यही बता दूं आपको। अब सोचिए कि 33 किलोमीटर वाइड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसमें से 12 नॉटिकल माइल तक का तो टेरिटोरियल सी ईरान का है। तो भाई वो कब्जा करेगा ही, वो तो उसको अनक्लॉज बोल रहा है, इंटरनेशनल लॉ उसको राइट दिए हुए कि नहीं जाने देगा, अगर उसको लगता है कि उसके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्टर्ब करेगा तो ये तो कोई उसको रोक नहीं सकता। वी हैव द इंटरनेशनल लॉ, समझ रहे हैं बात। इसीलिए अमेरिका कितना भी दावा करे अनक्लॉज है उसके लिए, किसी भी कंट्री के लिए। अब यहां देखिए, तो ये तो हो गया टेरिटोरियल सी। ये क्वेश्चन बीपीएससी हर बार पूछती है, हर 2-3 साल पे, कि टेरिटोरियल सी कितनी दूरी तक होता है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक। इसके बाद देखिए, हाँ ओमान भी है, हाँ हाँ वो कर लेंगे। इसी में श्रीलंका भी है, ओमान पे क्यों जा रहा है, हमारा श्रीलंका भी है। वी विल डिस्कस ऑल द एस्पेक्ट, पहले आप इस क्लास को कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस सब कर लेंगे। वो जाहिर सा क्वेश्चन है कि वो तो होगा नहीं। अब देखिए 12 नॉटिकल माइल के बाद इसमें अगला प्रोविजन है, इसमें अगला प्रोविजन है ये बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल दोनों साइड, जिधर भी कोस्टल लाइन। इसको क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? तो बेस लाइन से अप टू 24 नॉटिकल माइल तक का जो रीजन है ओशन में, टुवर्ड्स द ओशन, इसको बोला जाता है कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन लिखते चलेंगे इसी तरह शॉर्टकट में, बड़ा काम का चीज। अब आखिर किसी भी कंट्री को, कोस्टल कंट्री को अप टू 24 नॉटिकल माइल कैसे राइट्स मिले हुए? कॉन्टिग्यूअस जोन में इंडिया को कौन कौन से राइट मिले हुए? हर कंट्री को जो हमारी तरह लोकेशन रखता है। तो देखिए एक वर्ड होता है ना माइग्रेशन, मतलब हम कहीं से जाएं। अच्छा माइग्रेशन कहते किसको है बताइए? थोड़ा सा इनकम्प्लीट थोड़ा सा रह गया, उसको जोड़ देते तो परफेक्ट आंसर था, वो मैं अभी बता दूंगा। और कोई नहीं बताएगा व्हाट इज माइग्रेशन? इन्होंने बड़ा अच्छा एफर्ट लिया। हाँ हाँ यही बात सेम, चले ठीक। तो देखिए माइग्रेशन के कई सारे कारण हैं, इन्होंने बताया। जॉब सर्च हो सकता है, हायर एजुकेशन हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, टूरिज्म हो सकता है। लेकिन टूरिज्म से माइग्रेशन नहीं होता। माइग्रेशन तब होगा जब आपका एड्रेस बदल जाए, देन इट विल बी कॉल्ड माइग्रेशन। एड्रेस नहीं बदला, देन इट विल नॉट बी कॉल्ड माइग्रेशन। बस यही चीज जोड़ना था, सो दैट कि एड्रेस गॉट चेंज्ड, माइग्रेशन है। अब एक इसी का उल्टा होता है इमिग्रेशन, यानी किसी दूसरे कंट्री का आदमी हमारे यहाँ आए तो उसको इमिग्रेशन बोलेंगे। इसीलिए देखिएगा एयरपोर्ट पे
एक पोस्ट क्रिएट किया हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, असिस्टेंट इमिग्रेशन ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर, उसकी वैकेंसी आती है। अब ये क्या काम करते हैं कि कोई इलीगली हमारे कंट्री में कोई फर्जी पासपोर्ट बना के तो नहीं आ रहा है, या कोई अपने पेट को काट के सोने का बिस्किट तो छुपा के सील करके तो नहीं आ रहा है। आप देखते हो आए दिन जूते में, सोल में हेरोइन था, मतलब नारकोटिक्स है, कोई इलीगली कोई सप्लाई तो नहीं हो रही है, या कोई फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे तो नहीं आ रहा है, कोई एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ कैश लेके तो नहीं आ रहा है जो परमिसिबल नहीं है। इसी को चेक करने के लिए होता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। ये तो हुआ बाई एयर रूट, लेकिन ज़्यादातर ट्रेड एंड कॉमर्स तो होता है बाई सी रूट। हमारे जितने इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं उसका 97% परफॉर्म होता है थ्रू सी रूट्स। अब इसमें क्या काम होगा कि कोई समुद्र किसी देश का कोई किसी भी, जैसे मान लीजिए चाइना, हमारा बहुत बड़ा बाइलैटरल ट्रेड होता है उसके साथ, अब उसका कोई शिप आया तो यहीं पहले रुक जाएगा। अगर उसके पास प्रायर अप्रूवल नहीं है, जांच होगी कि भाई जो उसके पास कागज है वही सामान है कि नहीं, और क्या उसने टैक्स दिया, मतलब क्या कस्टम ड्यूटी दिया। बिना कस्टम ड्यूटी दिए कोई भी किसी भी कंट्री का शिप किसी भी कंट्री के कॉन्टिग्यूअस जोन में एंटर नहीं कर सकता। इसी के लिए देखिए यूपीएससी से जो एक पोस्ट आता है कस्टम एंड एक्साइज डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर, ऐसे इनकम टैक्स जैसे इंस्पेक्टर्स होते हैं वैसे कस्टम के भी इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनका यही काम है। तो यहाँ इमिग्रेशन कस्टम के लिए इतने दूर तक पॉल्यूशन फ्री रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी कंट्री को होता है। ये इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अप टू 24 नॉटिकल माइल तक पॉल्यूशन फ्री रखे। और अगर कोई कंट्री आया और जानबूझकर यहाँ पर ऑयल स्पिल करा दे, पॉल्यूट कर दे, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, वो जानबूझकर करे, तो फिर इस कंट्री को, ऐसे कंट्री को उस पर अनक्लॉज के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग एक्शन लेने का राइट होगा। यानी इतने दूर तक पॉल्यूशन फ्री रखना, इमिग्रेशन को चेक करना, और अनलॉफुल एक्टिविटी तो इसमें नहीं हो रही है, ये सब डिटरमाइन करने का राइट होता है अप टू द कॉन्टिग्यूअस जोन। लेकिन इसमें आकाश के ऊपर नहीं होता है, यही डिफरेंस है टेरिटोरियल सी और कॉन्टिग्यूअस जोन। टेरिटोरियल सी में तो 12 नॉटिकल माइल तक ऊपर आकाश में भी उसी कंट्री का राइट है कि आप हमारे कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक अपना कोई फाइटर जेट भी नहीं ला सकते। भाई कोई कंट्री चाह सकता है ना कि हमारे कंट्री पर निकट से फाइटर जेट लाकर मिसाइल मार दे, तो नहीं, आप 12 नॉटिकल माइल तक ऊपर आकाश में भी नहीं आ सकते हैं बिना प्रायर अप्रूवल के, परमिशन के। आएंगे, अगर आ गए तो भाई उस कंट्री के नेवी को राइट है कि उड़ा दो उसको। ये सब प्रोविज़न दिया हुआ। अब देखिए अगला क्या है जो भी कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ, अप टू 200 नॉटिकल माइल। ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, ये अब हमारा ये क्या है ना, यहाँ 200 नॉटिकल माइल नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर 200 नॉटिकल माइल नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर मालदीव्स है। यहाँ पर क्या है, मालदीव्स है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा हमारा जो है ये फुलफिल नहीं होता। यहाँ पे श्रीलंका है, नहीं हो पाता। तो ये है क्या, अप टू 200 नॉटिकल माइल। तो बेस लाइन से अप टू 200 नॉटिकल माइल टुवर्ड्स ओशन, इसको कहते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। और ये कई बार प्रीलिम्स में पूछा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कितनी दूरी तक होता है, 200 नॉटिकल माइल तक। कहाँ से, बेस लाइन से। अब बताइए, अब जानिए ये कि आखिर 200 नॉटिकल माइल तक किसी भी कंट्री को, किसी भी कोस्टल कंट्री को, किसी भी आइलैंड को कौन सा राइट होता है? सारे राइट होते हैं। इतनी दूरी तक चाहे ओशन का कोई भी रिसोर्सेज हो उस पर इसी कंट्री का राइट होगा। चाहे इसमें आपको सोलर पावर जनरेशन करना इतनी दूरी तक, या ओशन करंट जनरेट करना हो, या ओशन के वेव से हमको ओटेक बोलते हैं, ओशन थर्मल एनर्जी, वो हमको बिजली पैदा करना हो, हम सब काम कर सकते। इतना ही नहीं,
हम ड्रिल यानी माइनिंग भी कर सकते हैं, और अगर इतनी दूरी तक हमें सी के बेड में कहीं ऑयल एंड गैस का रिजर्व मिल गया तो उस पर भी टोटल राइट इसी कंट्री का होगा। जैसे आप पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा एनर्जी में कि इंडिया का जो हम डिस्कस किए कि हम अपनी डेली नीड का ओनली 12 to 15% ही अपने रिजर्व से प्रोडक्शन कर पाते हैं, हमारे जो रिजर्व है। और हम जो अपना प्रोडक्शन करते हैं उसमें मोर देन 3/4 अकेले जहां से प्रोडक्शन होता है वो ये है यहां पर, और इसका नाम है बॉम्बे हाई, मुंबई हाई। और ये कौन, हमारे EEZ में आता है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। और 1960s में ही रसिया के कॉर्पोरेशन से हमने सी के बेड में एक बहुत बड़ा ऑयल एंड नेचुरल गैस का रिजर्व खोज लिया अरेबियन सी में, और वहां से आज तक निकाल रहे सबसे ज्यादा। ये हमारा EEZ में आता है, ठीक है। और फिर अगर कोई कंट्री का शिप इसमें आकर कोई रिसर्च करना चाहता है, साइंटिफिक रिसर्च, उसको परमिशन हम दे सकते हैं। तो ये हमारा EEZ है, इसीलिए इंडिया के दोनों तरफ उसका EEZ, इसीलिए इंडिया इज ए ब्लेस्ड कंट्री। और अंडमान निकोबार आइलैंड के कारण, ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसके कारण हमारा EEZ बढ़ जाता है थोड़ा। इसीलिए अंडमान एंड निकोबार का हमारे लिए स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है। अगर इंपॉर्टेंस ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड या अंडमान निकोबार आइलैंड पर शॉर्ट नोट्स आ जाए लिखने को, तो जितनी चीज़ें हम लोगों ने कल डिस्कस की लिखी, और अंत में लिख दीजिएगा कि इट हैज़ स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज आइलैंड्स आवर EEZ हैज़ सम एक्सटेंशन बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा अनक्लॉज के प्रोविजन के तहत। अब जैसे इन्होंने कहा कि आप लोग आए दिन न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि श्रीलंका के फिशरमैन को हमने पकड़ लिया, हमारे फिशरमैन को श्रीलंका ने पकड़ लिया। भाई फिशरमैन को तो नहीं पता है ना कि कहाँ पे 12 नॉटिकल माइल है, भाई वो फिशिंग करते करते जा सकता है। अब मान लीजिए हमारे फिशरमैन को श्रीलंका पकड़ ही लेगा तो क्या करेगा, रात भर खाना खिलाएगा फ्री में, है ना, वेलकम करेगा, और क्या करेगा, सुबह छोड़ना पड़ेगा क्योंकि फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगा और हम कहेंगे भैया उनको बाइज्जत छोड़ दिया जाए, क्योंकि हम भी आपके फिशरमैन को छोड़ देंगे। लेकिन मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो जाए, श्रीलंका मानने को तैयार ना हो, कोई मेजर डिस्प्यूट हो जाए टेरिटोरियल सी में, तब इसके लिए प्रोविजन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आप उस मैटर को लेकर जाएं कहाँ, ICJ, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ये BPSC पूछी हुई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड। ये BPSC ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, हेग, वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। 9 जजेस का बेंच होता है, 9 जज, और उसमें एक जज हमारे इंडिया के भी हैं, 9 जज का, और वो जो फैसला देगी आपको वो मानना पड़ेगा। यही है हमारा अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको ये बताऊं, ये इंपॉर्टेंट है, BPSC भी पूछती रहती है, ठीक है। ये आप सबने इस तरह शॉर्टकट में लिख भी लिया होगा, और ये समझाने के लिए था जितना मैंने समझाया है। अगर आप इसका नोट्स चाहेंगे एग्जैक्टली तो मैं वो PDF दे दूंगा, आप लोग को मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला नोट्स मैंने वो यूनाइटेड नेशंस के ही वेबसाइट पे सारा है पूरा, मतलब इतना एग्जॉस्टिव है कि आप 10 दिन पढ़ते रह जाएंगे, ख़त्म नहीं होगा। तो वहाँ से मैंने उसका क्रक्स निकाला, एज इट इज़ जो लाइन लिखा हुआ है वही मैंने अपना लिखा, कहीं से इधर उधर से नहीं। तो कहेंगे तो मैं ये आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप उसका जेरॉक्स प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं ड्रेनेज सिस्टम पे, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। ये तो हमारा कोस्टल लाइन है ना, मेन लैंड, ये कुछ नहीं बोलते इसको। बेस लाइन और इसके बीच में जो पानी है इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल वाटर। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी, अप टू 24 नॉटिकल माइल कॉन्टिग्यूअस जोन, and up to 200 nautical mile EEZ, exclusive economic zone.
ठीक है, यही है। और इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक और प्रोविजन है, कोई भी कंट्री रिसर्च करने के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड बना सकता है। और देखिए इसी क्लॉज का फायदा उठाकर चाइना ने साउथ चाइना सी में एक आइलैंड बना लिया, चाइना ने बना लिया। अब इसका जो है, इसके अगेंस्ट में कौन कौन कंट्री है? सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, क्योंकि चाइना अपने आप को यूएसए के पैरेलल डेवलप कर रहा है धीरे धीरे। यूएसए के हर जगह देखिए नेवल बेस है। अब ये ईरान पे मिसाइल मार रहा है, कहाँ से मार रहा है? यूएई में है उसका, कतर में है उसका, बहरीन में है, सऊदी अरेबिया में, हर जगह तो उसने अपना एयरबेस बना के रखा हुआ है। इसीलिए चाइना भी चाहता है कि एशिया में हम भी अपना हर जगह एयरबेस, नवल बेस बनाए एशियन सुपरमेसी के लिए। लेकिन दुनिया को क्या बताता है? हमने रिसर्च के लिए वो बनाया आर्टिफिशियल आइलैंड। लेकिन सच्चाई क्या है, हम सब समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये साउथ चाइना सी है, ये जो आप चाइना देख रहे हैं, ये वाला जो पैसिफिक ओशन का एरिया है ना, इसी को बोलते हैं साउथ चाइना सी। ये एक्चुअली पैसिफिक ओशन का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कहलाता है? साउथ चाइना सी। और यहीं पे चाइना ने अपने EEZ में आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिया। अब इसका अपोज वियतनाम हो या म्यांमार हो या कंबोडिया हो या इंडोनेशिया हो या सब इसका अपोज करते हैं। वो कहता है कि नहीं भैया, जैसा ये इंडियन ओशन कहलाता है वैसे ये जो सी है मेरा है, जैसे इंडिया का है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमको आर्टिफिशियल आइलैंड बना लेना है। तो अनक्लॉज में ये प्रोविजन है, इसलिए चाइना को कोई रोक नहीं सकता कि अप टू EEZ कोई कंट्री रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना सकता। और आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जितने दूर में आप बनाना चाहते हैं, पहले उसमें स्टील के फ्रेम डालकर पहले सारा पानी को निकालना पड़ेगा, और तब उसमें सैंड डालते रहो तब तक, जब तक कि वो पूरा उठ जाए और नीचे फिर वो धंसे ना। जापान ने एक आर्टिफिशियल एयरपोर्ट बनाया, जापान ने, उसका बहुत ज़्यादा वर्कलोड, उसका नाम भूलो, बुसान इंटरनेशनल या कुछ ऐसे, वो पूरे समुद्र पे ही वो इसी तरह से डंप कर करके वो एक आर्टिफिशियल एयरपोर्ट बनाया। अब एक रिपोर्ट आ रहा है कि धीरे धीरे वो एयरपोर्ट जो है ना वो धंस रहा है। तो नेचर के अगेंस्ट कब तक? हारना तो पड़ेगा, है ना। चलिए, तो अब हम लोग करते हैं नया चैप्टर, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया।
देखिए, इस टॉपिक को करने से पहले आपके पीटी मेंस सब के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात को ड्रेनेज कहते हैं किसको, ट्राई करेंगे। ड्रेनेज किसको कहते हैं? नहीं, ट्राई करें। ऐसे तो आप समझ रहे हैं ना, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू चैनल। अब इस चैनल से पहले एक और वर्ड जोड़ लेना है, थ्रू डेफिनेट चैनल। चैनल मस्ट बी डेफिनेट, और अगर उस डेफिनेट चैनल के थ्रू फ्लो ऑफ वाटर, देन इट विल बी कॉल्ड ड्रेनेज। और ऐसे डेफिनेट चैनल का जो पूरा एक आप कह सकते हैं कि नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ दी चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो पहले तो आप एक ड्रेनेज सिस्टम का एक डेफिनेशन लिखिए कि आखिर ड्रेनेज कहते किसको, ड्रेनेज सिस्टम कहते किसको। लिखेंगे द फ्लो ऑफ वाटर, द फ्लो ऑफ वाटर through certain channels, is called drainage, and the network of these channels is called drainage system, is called drainage system. अब देखिए, किसी भी रीजन के किसी भी एरिया में जो कोई ड्रेनेज सिस्टम इवॉल्व होता है, डेवलप होता है, वो कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए ड्रेनेज सिस्टम इन सर्टेन रीजन और ए स्पेसिफिक एरिया। क्योंकि किसी भी एरिया में ड्रेनेज सिस्टम एक साल या एक महीने या एक दो दिन में इवॉल्व नहीं होता है, इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स। इसीलिए पहला क्या कंडीशन है, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। सेकेंड इज द स्लोप, स्लोप विल डिसाइड कि इन विच डायरेक्शन द रिवर विल फ्लो। अमाउंट ऑफ वाटर, पानी बहुत ज़्यादा है तो रिवर का स्पीड ज़्यादा होगा, पानी बहुत कम है फ्लो ऑफ वाटर का स्पीड कम होगा। नेचर एंड स्ट्रक्चर, हार्ड रॉक है कम इरोजन होगा, सॉफ्ट रॉक है ज़्यादा इरोजन होगा, वो उसके फ्लो, उसके कोर्स को डिफाइन करेगा, डिसाइड करेगा। दीज आर द फैक्टर्स which are responsible for the development or evolution of a drainage system in certain area। ठीक है, तो इसको लिखेंगे फिर the drainage system of an area the drainage system of an area is the result of geological time period। अब ये आप कॉमा करके लिख लेंगे, है ना। Geological time period, slope, amount of water, amount of flowing water, nature and structure of rocks। ठीक है ना।
तो ये डिफाइन हो गया किसको हम ड्रेनेज कहते हैं, किसको हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, और किसी भी एरिया में ड्रेनेज सिस्टम किसका रिजल्ट है, इन फैक्टर का रिजल्ट, तभी किसी एरिया में ड्रेनेज सिस्टम बनता है। अब कुछ आप जब ये चैप्टर करेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको लगेगा कि ये क्या होता है, जैसे कैचमेंट एरिया, रिवर बेसिन, वाटर शेड, वाटर डिवाइड, ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे। तो पहले हम लोग इसको क्लियर करेंगे कि व्हाट इज कैचमेंट एरिया, है ना। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कैचमेंट एरिया, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम के कंसर्न में कैचमेंट एरिया किसको बोलते हैं, ट्राई करेंगे क्या? अच्छा देखिए, बड़ा आसान है। हम लोग क्रिकेट देखते हैं, कैचेस विन मैचेस, ये कहते हैं ना कैच छोटा मैच छोटा। तो कहने का ये मतलब है कि जिन जिन एरिया से रिवर अपना वाटर रिसीव करती है उसको हम कहते हैं कैचमेंट एरिया, और जिन एरिया से अपना वाटर रिसीव करके वो बहती है उस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे, उस रिवर का कैचमेंट एरिया लिखेंगे। द एरिया ऑफ लैंड, द एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम विच, द एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम विच water flows into a river from which water flows into a river is called catchment area of a river, is called catchment area of a river। अब इस वाले इमेज में आप देखिए, यहाँ पे रिवर गंगा, रिवर गंगा यहाँ से ओरिजिनेट होकर थ्रू आउट 5 स्टेट्स ये इस तरह से बह रहे हैं, ये गंगा रिवर। तो गंगा का यहाँ तो सोर्स है ना, गंगोत्री गोमुख, यहाँ से तो ये ओरिजिनेट हो रही, तो वहाँ से तो पानी इसको मिल ही रहा है। अब अगर रेनफॉल होगा तो इसके दोनों कोर्स पे, लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक में पानी आएगा ना, मिलेगा। तो गंगा का जो कैचमेंट एरिया होगा, इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो इसके दोनों बैंक पे ये है, ये कैचमेंट एरिया ऑफ गंगा होगा, ठीक है। इसी को हम कहेंगे, इतना जो मैंने शेडेड दिखा, ये कैचमेंट एरिया जहाँ से उस नदी में पानी जा रहा है, ठीक है। दूसरा एक टर्म होता है रिवर बेसिन। अब ये क्या होता है, तो आप लिखेंगे रिवर बेसिन, सेकेंड टर्म। ये और ज़्यादा क्लियर होगा जब आप रिवर बेसिन को करेंगे। लिखेंगे रिवर बेसिन, रिवर बेसिन। पहले तो आप इसको लिख लें, फिर इसको वहाँ समझाएंगे। लिखिएगा एंटायर लैंड, एंटायर लैंड एरिया, entire land area drained by a river, drained by a river and its tributaries, and its tributaries is called river basin। अब आप इस इमेज में आइए और देखिए कि ये तो सिर्फ मैंने कहा था कैचमेंट एरिया, तो इसमें सिर्फ गंगा का देखा, लेकिन गंगा को आप कहते हैं गंगा रिवर बेसिन, यानी गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज के जो कैचमेंट एरिया है सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। यानी रिवर बेसिन इज ए लार्जर एस्पेक्ट और कैचमेंट एरिया रिवर बेसिन का एक छोटा पार्ट होता है। अब इसमें देखिए जो जो रिवर गंगा में मिल रही, जो जो रिवर गंगा में इस तरह से मिल रही हैं, यहाँ ये, तो अब गंगा रिवर बेसिन बोले तो इसका ये मतलब हुआ कि ये एंटायर जो रीजन है ये है गंगा रिवर बेसिन, यानी गंगा का कैचमेंट एरिया भी इसमें इंक्लूडेड है और गंगा की जितने ट्रिब्यूटरीज हैं उसका भी कैचमेंट एरिया इसमें
इंक्लूडेड है, इसको हम कहेंगे रिवर, जैसे इंडस रिवर बेसिन, यानी इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज का जितना ड्रेन्ड एरिया है वो होगा इंडस का रिवर बेसिन। और इसमें गंगा और गंगा के ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो जितना ड्रेन्ड एरिया है, एरिया ड्रेन्ड बाय गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड द रिवर बेसिन ऑफ गंगा। यानी कैचमेंट एरिया एक छोटा पर्सपेक्ट होता है, रिवर बेसिन एक बड़ा। एक रिवर बेसिन में कई कैचमेंट एरिया हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहेंगे गंडक कैचमेंट एरिया कह सकते हैं, सोन कैचमेंट एरिया बोल सकते हैं, घाघरा कैचमेंट एरिया बोल सकते हैं, लेकिन गंडक रिवर बेसिन नहीं बोल सकते, घाघरा रिवर बेसिन नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑल दीज रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। सो वी विल कॉल गंगा रिवर बेसिन, यानी गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना। तो इसमें एक लाइन और लिख लेंगे फुल स्टॉप के बाद, रिवर बेसिन is relatively river basin is relatively large, river basin is relatively large and encompassing more than one catchment area, encompassing more than one catchment area। ठीक है, तो रिवर बेसिन हो गया, कैचमेंट एरिया हो गया। थर्ड टर्म होता है वाटर शेड, लिखेंगे थर्ड टर्म वाटर शेड, वाटर शेड। वाटर शेड किसको कहते हैं, वाटर शेड। अब इसको आप इस इमेज से ही देख लेंगे, मैं लिखा दूँ। देखिए, कैचमेंट एरिया ऑफ ए स्मॉल रिवर इज कॉल्ड वाटर शेड, बट कैचमेंट एरिया ऑफ ए मेजर रिवर इज कॉल्ड रिवर बेसिन। इसीलिए कहते हैं गंगा रिवर बेसिन। तो गंगा रिवर बेसिन इज बेसिकली द कैचमेंट एरिया ऑफ गंगा, क्योंकि जो जो रिवर उसमें मिल रही है वो भी तो पानी लाकर उसमें मिल रही है। लेकिन पुनपुन अगर बोलेंगे या सोन, तो बोलेंगे कि सोन का कैचमेंट एरिया, तो सोन का जो कैचमेंट एरिया होगा वो वाटर शेड कहलाएगा, या पुनपुन का जो कैचमेंट एरिया वो क्या कहलाएगा, वाटर शेड। तो लिखेंगे इसी में, द कैचमेंट एरिया of small rivers the catchment area of small rivers is called watershed, is called watershed। और द लास्ट टर्म हमको जानना चाहिए, उसको वाटर शेड भी बोलते हैं, वाटर शेड भी बोलते हैं, और उसको वाटर डिवाइड भी बोलते हैं। दोनों टर्म्स यूज किए जाते हैं, वाटर शेड और वाटर डिवाइड। ये क्या होता है, ठीक है, इसको आप एक हेडिंग बना लें। फोर्थ टर्मिनोलॉजी। अब ये क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इस इमेज में देखें। अब देखिए, ये इंडस रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर है, इसको कहते हैं इंडस रिवर बेसिन। ये गंगा रिवर बेसिन,
तो ये, और इधर से अगर आप कर दें ये ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, इसमें भी ये ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, ये ऑल आर हिमालयन रिवर्स। और इधर क्या है, ये सब पेनिनसुलर रिवर बेसिन्स हैं। तो आखिर अलग कैसे करेंगे? तो जो लाइन, जो हाईलैंड एक रिवर बेसिन को दूसरे रिवर बेसिन से अलग कर दे, उसी को हम कहते हैं वाटर डिवाइड और वाटर शेड। अब देखिए, अगर ये लाइन यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया इस तरह से, सॉरी, अब ये जो रेड लाइन है, इट इज़ वाटर शेड ऑफ इंडिया और वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया। ये पेनिनसुलर रिवर्स को हिमालयन रिवर से अलग कर रहा है, ये इंडस रिवर सिस्टम को, इंडस रिवर बेसिन को गंगा रिवर बेसिन से सेपरेट कर रहा है। तो ये क्या हमने ड्रॉ किया? नहीं, ये हमारे टोपोग्राफी में ही जहाँ हाईलैंड्स हैं वो नेचुरल वाटर डिवाइड का काम करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कौन सा रेंज है, अरावली। अरावली इज़ ए वाटर डिवाइड, क्योंकि इधर जो रिवर अरावली से वेस्ट साइड से निकलती है वो तो राजस्थान में बहती है, लूनी, साबरमती, है ना। और यहाँ दिल्ली तक है, तो इसको कहते हैं दिल्ली रिज। अरावली का ही जो नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन अप टू दिल्ली है, उसको दिल्ली रिज बोलते हैं। आप पढ़ते भी है ना, आप एड्रेस भी जानते हैं हमारे प्रेसिडेंट हाउस का, राष्ट्रपति भवन का, रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स क्या है? वो अरावली का ही तो एक्सटेंशन है, इसीलिए उसको दिल्ली रिज बोलते। तो दिल्ली रिज, अरावली। और देखिए यहाँ पे यहाँ पे कौन सा रेंज है? ये वाला विंध्यन रेंज। आपको लिखा है था कि विंध्यन रेंज एक्ट्स एज ए वाटर शेड और वाटर डिवाइड बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। यहाँ पे ये कौन सा रेंज है? सतपुरा। और ये क्या? वेस्टर्न घाट्स। और वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप से जो रिवर्स निकली वो बे ऑफ बंगाल में बह रही है, मिल रही है। और वेस्टर्न घाट के जो वेस्टर्न स्लोप से निकलेंगी छोटी छोटी रिवर्स, वो अरेबियन सी में मिलेंगी। तो वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो एक्ट एज ए वाटर शेड between rivers merging into the Bay of Bengal and rivers merging into the Arabian Sea. तो these are the natural water divide और water sheds of India. ठीक है ना? तो जरा इसको आप लिखेंगे the boundary the boundary separating one river basin, the boundary separating one river basin from another river basin is called watershed oblique water divide. watershed भी बोलते, water divide भी बोलते। अब इसमें एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। तो लिखिएगा द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल्स लिखेंगे। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया इज सेपरेटेड बाय द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया इज सेपरेटेड बाय द दिल्ली रिज, कटक रिज, RIDGE, दिल्ली रिज, कॉमा अरावली रेंज, कॉमा विंध्यन एंड सतपुरा रेंजेस, and the western ghats. तो ये क्या है? हमारे नेचुरल वाटर डिवाइड है, वाटर शेड है। अब हमारे पूरे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को कई तरीके से डिवाइड करके स्टडी किया जा सकता है, लेकिन द मोस्ट प्रेफरेबल and the most suitable way to study our drainage system is
to divide our drainage system into two parts, the Himalayan drainage system and the peninsular drainage system. ठीक है, तो पहले हम लोग हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम करेंगे और हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में पहले इंडस रिवर बेसिन यानी इंडस रिवर सिस्टम, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे, फिर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे एंड देन ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज को. जब इन तीन मेजर रिवर और इनके ट्रिब्यूटरीज को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो हमारा हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम कंक्लूड होगा. देन वी विल गो टू द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम. तब हम अपने पेनिनसुला में इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है उनको करते हैं. तो आप एक हेडिंग बना लेंगे, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम. हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम. और सबसे पहले हम लोग इंडस रिवर सिस्टम को करेंगे. तो आप एक नंबर दे देंगे. और इसमें सबसे पहले इंडस रिवर को करेंगे. अब जब आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे ना, इस टॉपिक के एक भी क्वेश्चन आपसे गलत न हो, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आखिर सवाल पूछता कैसे है, कौन कौन से सवाल आते हैं. हम सिर्फ वही पढ़ेंगे. सवाल आता है सोर्स क्या है किसी भी इम्पोर्टेंट रिवर का, या क्वेश्चन आता है कोई भी इम्पोर्टेंट रिवर कहाँ मर्ज करती है, डेस्टिनेशन क्या है. क्वेश्चन आता है किसी भी मेजर रिवर का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, या उस मेजर रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं. या क्वेश्चन आएगा कि अगर गंगा की कोई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है तो उनका वेस्ट टू ईस्ट क्या सीक्वेंस है बताइए, या ईस्ट टू वेस्ट क्या सीक्वेंस है बताइए. या आ सकता है कि सबसे बड़ी मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है किसी भी मेन रिवर की, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन, या गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन. इस तरह से और हर इम्पॉर्टेंट रिवर पे, हर मेजर रिवर पर हमारे कंट्री में एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, एक डैम बनाया हुआ है हर बड़ी रिवर पे. वो जो डैम है, वो डैम बेसिकली इज ए मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट. हर बड़ी नदी पर एक बांध बना हुआ है और एक वो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है. इसका ये मतलब हुआ कि उसे कई सारे पर्पस को टारगेट करके फुलफिल किया जाता है. जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, बचपन से हम लोग पढ़ते भाखड़ा नांगल डैम, बचपन से पढ़ते आ रहे. तो आखिर भाखड़ा नांगल डैम इज ए मल्टीपल पर्पस प्रोजेक्ट. तो उसे क्या क्या हम पर्पस पूरा करते हैं. पहला, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते, इरिगेशन करते, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करते, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए वाटर सप्लाई करते, फ्लड मैनेजमेंट करते, ड्रॉट मैनेजमेंट करते. आजकल जो कैनल्स निकाले जाते हैं उनके ऊपर सोलर प्लेटिंग, कैनल टॉप सोलर प्लेटिंग करके सोलर एनर्जी जनरेशन करते, फिशिंग करते, फिश ब्रीडिंग करते, क्योंकि फिश ब्रीडिंग के लिए पानी स्टैग्नेंट स्थिर होना चाहिए, तो डैम में पानी स्थिर रहता है, उसमें हम फिश ब्रीडिंग करते हैं. और जो कैनल्स निकलते हैं उनमें हम फिशिंग करते हैं. और साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ये सारा काम कौन करेगा? ह्यूमन रिसोर्सेज
तो देखिए मोर देन अराउंड 8 to 10 ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है एक बड़े डैम से जो हम एक रिवर पे बनाते है ना। इसीलिए भाखरा नांगल प्रोजेक्ट क्या है, एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। उसी तरह बिहार में भी कई सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, द गंडक रिवर प्रोजेक्ट, द कोसी रिवर प्रोजेक्ट, द सोन रिवर प्रोजेक्ट, ऑल आर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। और द दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली कॉरपोरेशन DVC इज ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो हम लोगों को हर इंपॉर्टेंट रिवर पे कौन सा डैम बना हुआ है या कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना हुआ है ये भी जानना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि ये रिवर है और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये डैम है, आप उसको मिलाइए। तो हमारा जितना इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया है जो इंपॉर्टेंट, वो भी हम इसी में अलोंग विद दिस टॉपिक हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंडस रिवर के सोर्स को देखें कि आखिर इंडस रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो यहाँ देखिए, आप लोग ऑलरेडी कुछ लोग पढ़े होंगे, तो हम लोग इसको करते हैं। देखिए ये जो रेंज है आप जानते हैं, इस रेंज को काराकोरम रेंज बोलते हैं। ये कौन सा रेंज हो गया, काराकोरम। और ये वाला जो रेंज है काराकोरम के नीचे, आप बता सकते हैं ना कौन सा रेंज है। इस रेंज को लद्दाख बोलते हैं, लद्दाख रेंज। और लद्दाख के नीचे कौन सा ये आप जानते हैं, जास्कर। तो ये जो रेंज है ये जास्कर रेंज है। और फिर ग्रेटर हिमालय इसके नीचे है, फिर लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स। अब देखिए आपने पढ़ा है कि तिब्बत रीजन में लद्दाख रेंज का ही ईस्टर्न एक्सटेंशन कहलाता है, कैलाश रेंज, है ना। तो लद्दाख का ही ईस्टर्न एक्सटेंशन तिब्बत रीजन में क्या बोला जाता है, कैलाश। अब इसी कैलाश माउंटेन रेंज के पास ही 4164 मीटर अल्टीट्यूड पर यहाँ पे एक प्लेस है, और इस प्लेस का नाम है बोखर चू। इज ए टिबेटन वर्ड, बोखर चू। नियर बोखर चू एक ग्लेशियर है, और यही ग्लेशियर, ये ग्लेशियर कितनी ऊंचाई पर है, 4164 मीटर हाई। बोखरचू प्लेस के नजदीक, नियर टू बोखरचू ए ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ इंडस रिवर। अब देखिए इस ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है एंड इट एंटर्स इंडिया इन लद्दाख। ये कौन सा रीजन है, लद्दाख। जहां पर ये इंडिया में एंटर करती है, दिस प्लेस इज नोन एज दमचौक। दमचौक, इट एंटर्स दमचौक इन लद्दाख इन इंडिया, एट दमचौक इन लद्दाख इन इंडिया। अब दमचौक में एंटर करके, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडस रिवर किस डायरेक्शन में बहती है अपने सोर्स से। तो देखिए, तो ये वाला जो सोर्स है इसका, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये इंडस रिवर इधर बह रही है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट, यानी ये अपने ओरिजिन से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो ये डायरेक्शन भी क्लियर हो गया। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडस रिवर कौन से दो रेंजेस के बीच बहती है, लद्दाख एंड जास्कर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हो। तो देखिए यहाँ ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लद्दाख और जास्कर रिवर रेंजेस के बीच से बहती है। और ये लद्दाख को कट करती, और लद्दाख को कट करके ये यहाँ से हिमालयन, मतलब इन रेंजेस को जब काटती है तो डीप गॉर्ज बनाती है, कैनियन। गॉर्ज का ही बड़ा रूप होता है कैनियन, काफ़ी गहरा, काफ़ी चौड़ा, जब वो हिमालय को कट करती है। तो ऐसी रिवर्स जो अपना कोर्स नहीं चेंज करती, वो अपने चैनल में ही बहती हैं, चाहे बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही क्यों ना आ जाए, उस ऑब्स्ट्रक्शन को काट के आगे बढ़ जाती हैं। दीज रिवर्स आर कॉल्ड एंटीसीडेंट रिवर्स, एंड इंडस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर। इट डज नॉट चेंज इट्स कोर्स। अगर इसके चैनल में अपलिफ्टमेंट हो रहा था तो वो इरोजन भी कर रही थी। A rate of erosion was more than that of the rate of upliftment,
इसीलिए वो काटने में सक्सेसफुल हो गई और वो चैनल अपना नहीं चेंज की, जहाँ बह रही थी वैसे ही बहती रही। इसीलिए यहाँ जब हिमालय को कट करती तो बहुत डीप गॉर्ज कैनियन बनाती, वो बड़ा पिक्चरस्क है, बड़ा खूबसूरत है। वो दोनों तरफ हिमालय की दीवार दिखेगी और बीच में नीचे खाई में इंडस बहती हुई दिखेगी, बहुत खूबसूरत। तो इस तरह से ये देखिए जब काटती है तो ये एंटर करती है पाकिस्तान। पाकिस्तान में जिस रीजन में ये एंटर करती है, इस रीजन का नाम है दर्दिस्तान। दर्दिस्तान। और जिस प्लेस पे एंटर करती है उस प्लेस का नाम है चिल्लड़। इट एंटर्स पाकिस्तान एट चिल्लड़ इन दर्दिस्तान रीजन एंड आफ्टर दैट इट बेंड्स साउथवर्ड्स। और यहां से ये साउथ में बेंड कर जाए और फिर ये थ्रू आउट पाकिस्तान बहती और यहां पे ये गल्फ ऑफ सिंध, सिंध की खाड़ी या अरेबियन सी में मिल जाती। कहाँ मिलती है? तो ईस्ट ऑफ कराची। यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कैपिटल और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची। तो इंडस रिवर मर्ज इनटू द गल्फ ऑफ सिंध और द अरेबियन सी ईस्ट टू कराची। लेकिन बिफोर मर्जिंग इनटू द अरेबियन सी और गल्फ ऑफ सिंध, एट ए प्लेस नेम्ड मिठन कोट, it receives the water of Panch Nad. Panch means 5, Nad means river. At a place in Pakistan named Mithan Kot, it receives water of 5 rivers, Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj. And then it merges into the Arabian Sea. तो यहाँ पे वो प्लेस है और इस प्लेस का नाम हो गया मीठन कोट। मिठन कोट। अब देखिए यहीं से ये झेलम रिवर है, यहाँ से ये चिनाब रिवर, यहाँ से ये रावी रिवर, फिर ये देखिए ये सतलज है और ये ब्यास है और फिर इस तरह से ये आकर सब मिठन कोट पे मिल जाते हैं और तब इन सब का पानी लेकर इंडस रिवर चली जाती है अरेबियन सी में। इंडस रिवर में अब देखिए इधर से पाकिस्तान में ये बह रही है, तो इधर से जो भी रिवर्स इसमें मिल रही है ये इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और इधर से जो रिवर मिलेगी वो सब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। यानी इधर से जो भी रिवर्स अफगानिस्तान से आकर मिल रही हैं, पाकिस्तान से आकर मिल रही हैं, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। और इस कारण से पाकिस्तान में सीरीज ऑफ कैनाल्स है, इसीलिए पाकिस्तान को कंट्री ऑफ कैनाल्स बोलते हैं, नहरों का देश बोलते हैं। और ये तो पहले पाकिस्तान नहीं था, पहले तो ये अनडिवाइडेड इंडिया था, इसीलिए इसी एरिया में सबसे ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी थी बिफोर द कॉलोनी, मतलब ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड सबसे ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी यही थी। तो आप देख रहे हैं कि ये जितनी रिवर्स हैं ये सब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन बहुत सारी रिवर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से कौन सी रिवर इसमें आकर मिलती है ये हमारे यूज़ का नहीं है। लेकिन आप जब पढ़ेंगे वैदिक एज पढ़ेंगे तो आप कुरुबा, काबुल, कुर्रम इस तरह के रिवर्स के नाम पढ़ेंगे, वो सब इधर से आकर मिलती हैं इंडस में। जो सप्त सैंधो प्रदेश था, द सप्त सैंधो रीजन ऑफ ऋग वैदिक एज, वो यही वाला रीजन था, यहीं से आर्यंस आए थे। तो देखिए यहाँ से इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को भी आप देख लें पहले। अब यहाँ से काराकोरम रेंज से एक रिवर निकलती है और ये इस तरह से मिलती है इंडस में। इस रिवर का नाम है श्योक और ये श्योक रिवर इंडस की सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मेजर लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इज श्योक। यहाँ से एक छोटी रिवर आकर इसमें मिलती है, दैट इज नुब्रा। और यूपीएससी ने पीटी में पूछा हुआ नुब्रा वैली कहाँ है, जहाँ नुब्रा रिवर है, लद्दाख। बड़ा ही खूबसूरत है नुब्रा वैली, नुब्रा रिवर बनाती। फिर आप देखेंगे यहाँ से
ये शिगार है, शिगार रिवर, हुंजा। और इस रीजन से एक रिवर आकर मिलती है, इस रीजन को ही बोलते हैं गिलगिट। गिलगिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रिवर का नाम गिलगिट है, और ये है गिलगिट। तो देखिए ये सारी रिवर्स जो है हमारे इंडिया में इंडस के राइट बैंक पे मिल रही हैं। ये कौन सा बैंक है? राइट बैंक, दाहिने हाथ वाला। और ये सारी रिवर्स कौन सी है? लेफ्ट बैंक। यहाँ जास्कर से एक छोटी रिवर यहाँ आकर इसमें मिलती है, इसके लेफ्ट बैंक पे। इस रिवर का नाम जास्कर है, जास्कर रिवर भी है, जो इंडस के लेफ्ट बैंक पे मिलती है, जास्कर रेंज से निकलकर। ठीक है, अलॉन्ग विद दीज रिवर्स जास्कर इज ऑल्सो ए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। और फिर हम लोग देखेंगे कि इंडस रिवर पर लद्दाख में कौन कौन से बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। तो एक का नाम है निम्बो बाजगो, निम्बो बाजगो BA है, और एक का नाम है दुमखर, दुमखर हाइड्रो इलेक्ट्रिक। अब इनसे सिर्फ बिजली ही पैदा नहीं करते, सिंचाई भी करते हैं, है ना, इरिगेशन भी करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और ये दुमखर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये लद्दाख में इंडस रिवर पे हमने बनाया हुआ। कुछ दिन पहले जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस वाटर ट्रिटी को कैंसिल कर दिया। 1960s में ये ट्रिटी हुई थी सितंबर में। तब हमारे PM थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उधर पाकिस्तान में जिन्होंने साइन किया अयूब खान। और ये ट्रिटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच कि सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों के पानी पर पूरा अधिकार होगा पाकिस्तान का। इंडस, झेलम एंड चेनाब। और नीचे की जो 3 रिवर है, रावी, ब्यास एंड सतलज, इनके वाटर पर पूरा राइट होगा इंडिया का। लेकिन इसमें एक सब क्लॉज लगाया गया कि चूंकि हमारे यहां से ही बह के जा रही हैं इंडस, झेलम, चेनाब, तो इनका 20% पानी इंडिया यूज कर सकेगा फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन, फॉर द पर्पस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, फॉर द पर्पस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड फॉर पर्पस ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। 20% हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवोक कर दिया, कहा नहीं, अब 20% की बात ही नहीं है, 1 भी % नहीं। तो इंडस रिवर कोई नाला थोड़ी है कि एक कुदाल मारा मट्टी का और डाल दिया, रिवर बंद हो गई। पहले वी विल हैव टू अरेंज फॉर इट्स वाटर टू स्टोर। हम कहाँ पानी रोकेंगे? तो ये जितने सारे डैम्स हैं उसको खाली करेंगे तब तो एक्स्ट्रा पानी रोकेंगे। यानी वी विल हैव टू कंस्ट्रक्ट मोर डैम्स, ताकि हम अब इतना तो पानी नहीं रोक देंगे ना कि इंडस में पानी बहे ही ना। एक्चुअली इतना पानी तो छोड़ेंगे कि वो रिवर कहलाती रहे, है ना, इतना तो पानी छोड़ेंगे ना। और फिर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर हम उसको चैनलाइज कर देंगे पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, थ्रू कैनल्स। जहां हम आज इरिगेशन नहीं कर पा रहे हैं करेंगे, जहां हम ड्रिंकिंग वाटर नहीं पहुंचा पा रहे हैं वो यूपी तक बेनिफिट कर देगा, और बाकी पानी डैम में रखेंगे। इसको होने में 4-5 साल लग जाएगा अगर हम बहुत ईमानदारी से ये काम करेंगे, तब बहुत ईमानदारी से करेंगे तब। ये मैटर करता है कि बहुत ईमानदारी से काम करने वाली सरकार रहेगी तब, क्योंकि जो दूसरी सरकार आएगी वो फिर से नेहरू जी वाला चालू कर देगी, है ना, क्योंकि उनके दादा परदादा का है, वो इंडस वाटर ट्रीटी फिर चालू हो जाएगा। हालांकि देखिए ये एकदम लास्ट स्टेप होता है। किसी के लिए पानी को रोकना ये सही चीज नहीं है, क्योंकि पानी रुका तो सब खत्म। लेकिन सवाल ये है कि जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो क्या? सेवरल टाइम्स वी हैव एडजस्टेड, वी हैव कॉम्प्रोमाइज्ड। और जब पत्नियों के सामने उनके पतियों को मार दिया जाएगा तो फिर वी हैव नॉट एनी ऑप्शन लेफ्ट।
दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, आपको एक हार्ड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक किया, कैंसिल कर दिया। अब वो ऑन ग्राउंड आने में टाइम लगेगा, और आपको पता है आए दिन वो आप पढ़ेंगे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लगातार इंडिया को लेटर लिख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, कि भैया ये ट्रीटी जो है फिर से बहाल कर दो, मत रोक, पानी रोकने वाला छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। कई बार लेटर आते हैं, लेकिन अब हम लोग उसको ध्यान नहीं देते। हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, वी हैव स्टार्टेड मेकिंग डैम्स, लेकिन वो बनने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब आपने इतना लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना? चलिए तो लिखिए। तो फिर सोर्स लिख लेंगे, सोर्स सोर्स में लिखेंगे एक ग्लेशियर नियर, सोर्स में लिखेंगे तिब्बत रीजन, और तिब्बत रीजन में एक ग्लेशियर नियर बोखरचू, एक प्लेस का नाम है। एल्टीट्यूड कितना? 4164 मीटर। और लिखेंगे हेयर इट इज कॉल्ड, हेयर इट इज कॉल्ड सिंगी खंबान। तिब्बत में इंडस रिवर को बोलते हैं सिंगी खंबान, एक तिब्बतन वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग होता है शेर मुख, शेर मुख। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे शेर मुख, माउथ ऑफ ए लॉयन। क्योंकि जो बर्फ पिघला होगा वो शेर के मुख के समान दिखता होगा, इसीलिए उसको कहते हैं शेरमुख, और तिब्बतन में उसको बोलते हैं सिंगी खंबान। तो इंडस रिवर को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सिंगी खंबान। सोर्स हम देख लिए। अब लिख लेंगे एंटर्स इंडिया एट डमचौक इन लद्दाख। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे। इतना लिख लेने के बाद हाँ लिखेंगे इट एंटर्स इंडिया एट डमचौक, डी यहां लिखा हुआ मैंने, डमचौक इन लद्दाख। डमचौक इन लद्दाख, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट लिखिए इट फ्लोज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन it flows in the northwest direction between the Ladakh and Jaskar ranges, between the Ladakh and Jaskar ranges। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट एंटर्स पाकिस्तान, it enters Pakistan in Dardistan region, at Chillar in Dardistan region। and flowing southwards afterwards, and flowing southwards afterwards। यहाँ से ये दक्षिण में बहती है। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे बिफोर merging into Arabian Sea, before merging into Arabian Sea, it receives water of Panchnad, Panchnad लिख लेंगे।
पंचनद, 5 rivers. Before merging into the Arabian Sea, it receives water of Panchnad at Mithankot. In Pakistan. At Mithankot in Pakistan. ठीक है, ये तो हुआ टोटल, कहाँ ओरिजिन कहाँ डेस्टिनेशन। अच्छा, टोटल लेंथ, अगर हम बात करें ना टोटल लेंथ की, तो देखिए इंडस रिवर का टोटल लेंथ तो है 2880 किलोमीटर, लेकिन जब बात आएगी कि इंडिया में कितना, तो इसका टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया में 1114 किलोमीटर ये बहती, इंडिया में 1114 किलोमीटर। ठीक है, टोटल लेंथ इज 2880, बट इन इंडिया इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 1114 किलोमीटर। ठीक है, हुआ आप सबका। अब जो दो इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, लिखेंगे मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑन इंडस रिवर इन लद्दाख। मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑन इंडस रिवर इन लद्दाख। लिख देंगे निम्बो बाजगो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड दुमखर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हम इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का नाम लिखेंगे और उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मिलती है। ठीक है, तो लिखेंगे मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। दुमखर, DUMKHAR, दुमखर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, अब लिख लेंगे मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, डैश देकर पहला लाइन लिखेंगे श्योक, पहला नाम श्योक, दूसरा नुब्रा, तीसरा शिगार, थर्ड वन हुंजा एंड द फोर्थ वन गिलगिट। शिगार, हुंजा, गिलगिट, और इसी में ब्रैकेट में लिख लेंगे श्योक इज द लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। श्योक इज द, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, श्योक इज द लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, उसी के सामने लिख लेंगे लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। सिमिलरली हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का नाम लिखेंगे इंडस का, वो इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा, लिखेंगे मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, तो हम लोग, आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक, ये जो पंचनद है ना 5 रिवर्स, इन पे क्वेश्चन आया हुआ है कि इन 5 रिवर्स का नॉर्थ टू साउथ सही सीक्वेंस क्या है, और वो ABCD में ऑप्शन में दिया हुआ है ना, तो हम लोग उसी तरह लिख लेंगे। तो लिख लेंगे झेलम
चेनाब, सबसे नॉर्थ में झेलम है, देन चेनाब, देन रावी, देन ब्यास एंड देन सतलज, एंड देन सतलज। यही सीक्वेंस है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और अगर आप एक एडिशनल लिखना चाहते हैं तो उसका सीक्वेंस से कुछ लेना देना नहीं है। जास्कर, जास्कर भी जास्कर रेंज से निकलकर इंडस के लेफ्ट बैंक पे मिलती, तो एक रिवर आप जास्कर रिवर भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से जास्कर मिलती है, जास्कर रिवर। तो देखिए इस तरीके से जब आप हर रिवर को पढ़ेंगे ना, इस तरीके से आपका एक भी क्वेश्चन न छूटेगा न गलत होगा। ये कब आप समझेंगे? जब आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे। और मेरा क्या काम है? आपका हेल्प करना, बताना कि पढ़ना कैसे हर रिवर को, ठीक है ना। अब चूंकि ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिवर फॉर अस, इसलिए इन रिवर्स को भी करना होगा। झेलम को भी, चेनाब को भी, रावी को भी, ब्यास को भी और सतलज की। इनका सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, कोई इंपॉर्टेंट डैम इन पे बना हुआ है, ये सब, या इनकी कोई ट्रिब्यूटरीज है, ये सब। तो पहले हम लोग झेलम रिवर को करेंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस में। देखिए ये जो झेलम रिवर है, सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सोर्स। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है ना, सोर्स। तो देखिए आपको बताया है कि लेसर हिमालय को जम्मू एंड कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? लेसर हिमालय को जम्मू एंड कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? पीर पंजाल रेंज। तो देखिए ये जो पीर पंजाल रेंज का फुट हिल्स है, यहाँ ये पीर पंजाल है तो इसका ये फुट हिल्स होगा यहाँ। तो ये कश्मीर वैली यहीं पर है, तो कश्मीर वैली का ये कौन सा डायरेक्शन? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट ऑफ द कश्मीर वैली इन द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल रेंज, यहाँ एक वाटरफॉल है, ठीक है। हाँ, तो लिखेंगे वेरी नाग, वेरी नाग वाटरफॉल। सोर्स है। फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल रेंज। कई ऐसे गाइड टाइप बुक नहीं, वो गाइड है, उसमें बहुत सारे बुक में झेलम का सोर्स वेरी नाग वाटरफॉल ना लिखा, शेषनाग लेक लिखा हुआ। अब वो जो वाटरफॉल है, कहीं पानी गिरेगा
तो गिरेगा तो एक लेक बन जाएगा ना। तो वेरीनाग वाटरफॉल के गिरने से जहाँ लेक बन जाता है उस लेक को बोलते हैं शेषनाग झील, शेषनाग लेक। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे जहां वो पानी गिरता है वहां एक लेक बन जाता है, दैट इज कॉल्ड शेषनाग लेक। अब देखिए यहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है, शेषनाग लेक और द वेरीनाग वाटरफॉल, तो ये भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। और हम सब जानते हैं JNK का कैपिटल श्रीनगर है, ये श्रीनगर से बहती है। और श्रीनगर में इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बुलर झील, इट सप्लाइज वाटर टू द बुलर झील एज वेल। तो यहाँ पे ये श्रीनगर है और यहाँ बुलर लेक है, तो ये श्रीनगर और ये बुलर लेक, तो आप लिख लेंगे इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड बुलर लेक इन कश्मीर। It flows through Srinagar and Bular Lake in Kashmir. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब तो खैर वो बोलते हैं POK, ये पतला ये वाला जो इलाका है ना, ऐसे ऐसे ये वाला जो इलाका, ये POK है सब। तो यहाँ पे POK का जो सबसे बड़ा शहर है तो हमारे ही पार्ट में मुजफ्फराबाद, तो ये मुजफ्फराबाद में एंटर करके साउथ टर्न ले लेती है सीधा, और इट फॉर्म्स नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये कितना डिस्टेंस है? 170 किलोमीटर। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच 170 किलोमीटर का बाउंड्री क्रिएट करती, और यहाँ जो ये हिमालय को कट करती है, तो ये भी जस्ट लाइक इंडस रिवर इट ऑल्सो मेक ए गॉर्ज, बड़ा ही पिक्चरस्क गॉर्ज ये भी बनाते हैं। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दिस रिवर फॉर्म्स दिस रिवर फॉर्म्स a 170 kilometer long border, 170 kilometer long border between India and Pakistan, between India and Pakistan। अब देखिए ये जब पाकिस्तान में एंटर करती है तो देखिए मैंने एक रिवर में इसको मर्ज कराया, इस रिवर का नाम है चिनाब। तो एक्चुअली झेलम डज नॉट मीट डायरेक्टली विथ द इंडस रिवर, बिफोर मीटिंग इंडस रिवर इट मर्जेज इनटू चिनाब, और जिस प्लेस के पास वो मिलती है पाकिस्तान में उस प्लेस का नाम है झंग, JHUNG झंग। तो लिखेंगे इट मीट्स चिनाब रिवर, इट मीट्स चिनाब रिवर नियर झंग, JHANG लिख लेंगे, JHANG झंग इन पाकिस्तान, झंग इन पाकिस्तान। ठीक है, अब क्या कोई झेलम की इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है? एक इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कश्मीर में मिलती है, उसका नाम है किशन गंगा। ओके, तो यहीं से एक रिवर आकर इसमें मिलती है, तो लिख लेंगे किशन गंगा, किशन गंगा। इज इट्स मेजर ट्रिब्यूटरी, किशन गंगा इज इट्स मेजर ट्रिब्यूटरी। ठीक है, अब क्या झेलम पे कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना है जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट, दो।
तो लिखिएगा मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन झेलम। लिख लेंगे दो, तुलबुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड उरी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। एक मूवी आई थी, उरी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना हुआ, तुलबुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये झेलम पर बना। अब हम लोग करेंगे, या आज रहने देते हैं, ठीक है, फिर कल हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अब कल आएंगे, ठीक, कल नहीं, कल संडे है ना, मंडे को, ठीक, थैंक यू।